पढ़ाएंगे ऐसे 700। इस ऐसे को मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे का नाम है फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देने के बारे में है। तो इसमें मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूँ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओपिनियन की बात होती है और दूसरी बात होती है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये दो कोर चीज़ें हैं, इसके अलावा थोड़ी अलग चीज़ें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि AFRF, ठीक है, और इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर एंड एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन की। टाइप्स ऑफ ओपिनियन से आने से पहले एक बार ये पढ़ लो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पढ़ना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वही है जो ऐसे का नाम है, वही है ऑलमोस्ट, कि हमें ओपिनियन फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एविडेंस के बेसिस पे, वैल्यूएशन और कंक्लूजन ऑब्टेंड एक्सप्रेस करना है, रिटर्न ओपिनियन करना है, रिटर्न होना चाहिए ओपिनियन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं जो मैंने बताया, ऐसे दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन या फिर फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन बोल सकते हो पहला पार्ट से। तो फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन होते हैं भाई दो, पहला होता है मॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा होता है अनमॉडिफाइड, ठीक है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, स्टार्टिंग इससे करते हैं। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल मटेरियल इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें बार-बार पूरा नहीं बोलूंगा, या फिर बोलूंगा, ठीक है। अनमॉडिफाइड बेसिकली है कि हाँ ऑडिट किया था, बढ़िया है, सब कुछ सही है, सब चंगत सी, ठीक है। मगर अनमॉडिफाइड तो ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब मॉडिफाइड आता है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि अनमॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड पूछेगा, क्योंकि उसमें आपका दोनों चीज़ रजिस्टर हो जाती है कि मॉडिफाइड क्या है, अनमॉडिफाइड क्या है। आपको दोनों तो बातें होंगे तभी आप ये देख पाओगे, डायरेक्ट भी वैसे पूछेगा नहीं। बट ये तो पॉइंट है पहला कि भाई हमने जो ऑब्टेन किए थे सफिशिएंट ऑडिटेड एविडेंस, उससे हमें पता चला कि मटेरियल में स्टेटमेंट है, फ्री नहीं है मटेरियल में स्टेटमेंट से। इसको इस तरीके से लिखा है, बेसिकली कहना ही चाहता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट है अगर हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है उसके बाद। मगर ऐसा हो सकता है कि हमें सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिले ही ना हो भाई, तब हम कुछ कह नहीं सकते कि मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है, क्योंकि हमने तो चेक ही नहीं किया ना कि उसमें हमें ऑडिट एविडेंस मिले नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। क्या कि हमने ऑडिट एविडेंस मिले मगर मटेरियल में स्टेटमेंट निकल गई, दूसरा हम चेक ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ही नहीं थे चेक करने के लिए। तो ऐसे 700 में टाइप्स ऑफ ओपिनियन मैंने आपको बताया। सेकंड पे आते हैं कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ मेन चीज़ें, अगर मैं कोर चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको फॉर्मेट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ, टाइटल के बारे में, एड्रेस के बारे में, ओपिनियन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं मेन चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो है। पहला तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक सेपरेट ऐसे है तो वो उसमें पढ़ लोगे आप, ये सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अपना ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब आप कर लोगे, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। सिग्नेचर वाला एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और इसके अलावा हाँ एड्रेस और टाइटल के बारे में पढ़ लेना। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट और कोर्स स्टफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरीके से हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और दूसरा कंप्लायंस। तो मैं बुक से बता देता हूँ, जैसे कि AFRF है, मैंने आपको बताया FRF में हो गया, और एक कंप्लायंस हो गया। FRF होता है कि जब आपने AS के साथ बनाया और इंड AS के साथ बनाया फिर, और साथ में आपने शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो किया है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने फॉलो करी है। मगर साथ में अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको इन सबसे थोड़ा हट के कुछ अलग करना है, तो आप बोल सकते हो कि हमने FRF किया। मगर जब कंप्लायंस की बारी आती है ना, यहाँ पर बोलेगा ना कंप्लायंस की बारी आती है, तो आप ये तो करना ही, आपको ये नहीं कर सकते, हट के कुछ नहीं कर सकते, आपको यही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें ये डिफरेंस है, मेनली मैंने कोर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बाकी आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं यहाँ पर, मॉड्यूल में दिया हुआ 8.7 पेज नंबर पर, ठीक है। अब आप इस बार इस पे आते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था, पहला ऑडिटर्स ओपिनियन। इस पे चलते सबसे पहले हम। तो ऑडिटर ओपिनियन का हमारे बुक में एक डायग्राम से बना के दिया है, इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन भी आपका PHQ 6 थ्योरी का छठा क्वेश्चन है, वो आप एक बार पढ़ लेना इस कॉन्सेप्ट को मैं जब समझा दूंगा उसके बाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी, ये जो आपके पीछे थ्योरी के क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, RTP MTP PYP, तो उन्हें इग्नोर मत करना कि ये तो बुक के क्वेश्चन है, इसे कौन करेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो PHQ 6 थ्योरी का जो 6 क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट बेस है, ऑडिटर्स ओपिनियन। याद रखना कि हम ऐसे 700 पढ़ रहे हैं, उसमें टाइप्स ऑफ ओपिनियन में आपको बताया मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दो मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से मैं बता रहा हूँ वापस से। ऑडिटर्स ओपिनियन पहला, वैसे तो और भी है मगर मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको जो पेपर में लिखनी होगी। आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं इसका आपको पूरा बहुत बता दूंगा, मगर यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये पहला तो ये बताना है कि किसकी फाइनेंशियल, कौन सी एंटिटी है, किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो। दूसरा आपको बताना है कि हाँ भाई हमने ऑडिट कर दिया है। तीसरा आपको बताना है टाइटल इज कंप्राइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका टाइटल बताना है आपको, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नोट्स इंक्लूडिंग समरी, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, डेट बतानी है आपको, उसकी पीरियड कवर्ड बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो ये जो है ये रिलायंस का ऑडिट का वो है ओपिनियन, ऑडिटर्स ओपिनियन। वी हैव ऑडिटेड, हमने ऑडिट किया है, बोला था ना स्टेट करना है। दी कंपनी स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंस स्टेटमेंट, किस चीज़ का ऑडिट किया है, किस एंटिटी का ऑडिट किया है, रिलायंस इंडस्ट्री एक कंपनी है जो विच कंप्राइज क्या क्या करता है, क्या क्या आता है उसके अंदर, बैलेंस शीट आती है, डेट एज 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL, कंप्राइज क्या क्या करता है, देखो ध्यान से, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल के लिए, द फाइनेंशियल इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ इसमें आ गई। ये नीरज अरोड़ा सर की बुक है, उसमें से मैंने लिया है, सो क्रेडिट टू हिम। बाकी उसके अलावा ये मॉड्यूल से मैं बता देता हूँ। तो जो मैंने बताया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया एंटिटी, टाइटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने स्टेट किया कि ऑडिट करिए, क्या क्या नोट्स इंक्लूड करते हैं, कंप्राइज क्या करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम फॉलो कर रहे हैं, AS1 आपने पढ़ा होगा, स्टेट द डेट ऑफ पीरियड कवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब इसमें बताना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और थ्योरी का क्वेश्चन 6 जो है उसे पढ़ लेना आप ध्यान से। इसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर पे, बेसिस फॉर ओपिनियन। एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, ऐसे 700 उसमें टाइप ऑफ ओपिनियन हमने पढ़ा, मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड होता है। फिर कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे आते हैं, मगर मैंने कोर जो इंपॉर्टेंट है उनमें से अभी आपको ऑडिटर ओपिनियन पढ़ा है। बेसिस फॉर ओपिनियन बता रहा हूँ, बेसिस फॉर ओपिनियन पे आते हैं। देखो
ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ विद द हेडिंग बेसिस ऑफ ओपिनियन, ये एग्जैक्ट हेडिंग आएगी बेसिस फॉर ओपिनियन। ऊपर आपको ऑडिट अगर आप रिपोर्ट देखोगे बेसिस फॉर ओपिनियन में तो वहाँ पर लिखा होगा ये बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा क्या क्या आएगा, 4 चीज़ें भाई, 1 2 3 4। स्टेट दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे आप पढ़ते हैं 700 हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज अंडर ऐसे, रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन रिस्पांसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करेंगे हम, अभी हमने पढ़ेंगे भी आगे जाके, ठीक है। इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड द फुलफिल्ड ऑडिटर अदर एथिकल रिस्पांसिबिलिटी। बेसिकली इंडिपेंडेंट है ऑडिटर और एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनको वो कंप्लाइंस कर रहा है, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है। हमारे केस में कौन है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, ICAI, जो हमें एथिक्स बताती है, चैप्टर 11 में बताती है। 4th, he states that the auditor believes that the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for the auditor's opinion. Thus, basis for opinion section provides important action. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया बेसिस फॉर ओपिनियन, हाँ इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसका THQ थ्योरी का 11 क्वेश्चन कर लेना आप, वो इसी पे है, बिल्कुल एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट मिलेगा इसमें। तो इसका ये हो गया अपना ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। अब मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी होती है भाई, ऑडिटर की ना, मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन एंड हेडिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, दिस सेक्शन और द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल डिस्क्राइब द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें लिखनी है, ऐसे 700 की बात चल रही है, बोल रहा हूँ। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर, नहीं बोलूंगा मैं, AFRF, ठीक है। फॉर सच इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। पहला तो AFRF से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, और दूसरा हमने इंटरनल कंट्रोल्स बनाया भाई, जो बचाएंगे किसको, बचाएंगे इनेबल्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट से, ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हमने, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो किया है। मैनेजमेंट ने उनकी रिस्पांसिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन 11, थ्योरी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये 9 में, थ्योरी क्वेश्चन 9 में एज इट इज मिलेगा, जितने भी मैं बता रहा हूँ एज इट इज वो आपको मिलेंगे वहीं पे, तो आप साथ साथ याद कर लेना चाहते हो। असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट एज वेल डिस्क्लोजिंग इफ एप्लीकेबल रिलेटेड टू मेथड ऑफ गोइंग कंसर्न। देखो ये जो गोइंग कंसर्न वाला है, मैंने ऑडिट रिपोर्ट की आपको बताया कि फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें, उसमें से गोइंग कंसर्न भी, और गोइंग कंसर्न पे पूरा एक ऐसे है, वो आप बाद में पढ़ोगे, मगर फिलहाल आपको ये देखना है कि वो तो आप वहाँ पर पढ़ोगे 570 में, ऐसे 570 में, मगर अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी, हम असेस करेंगे एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट, क्या लग भी रहा है अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट बेसिस गोइंग कंसर्न का बेसिस, एज वेल एज डिस्क्लोजिंग, हमें डिस्क्लोज भी करना है एप्लीकेबल मैटर रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जो भी उस चीज़ को फैक्ट करते हैं, असेसिंग एबिलिटीज ऑफ एंटिटी। तो ये 2 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। थ्योरी क्वेश्चन 9 में मिलेगा, प्रीवियस ईयर में 2 में मिलेगा, RTPs में मिलेगा, PYP, MTP एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेनली सब कवर कर दिया है। ये सिग्नेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये 3 तो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। एक और मैं बता देता हूँ सिग्नेचर, बाकी और आपको खुद में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सिग्नेचर पे आ जाते हैं, मैं आखिरी बता देता हूँ। सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड, द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर इन इस पर्सन। अब ये क्या अंग्रेजी पढ़ोगे, मैं अंग्रेजी पढ़ूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सिग्नेचर कौन करेगा भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मगर मान लो फर्म है, उसमें कौन करेगा, उसमें तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ हो सकते हैं, तो एक ही करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा, लेकिन वो ठीक है एक ही बंदा साइन करेगा, मगर बिहाफ ऑफ फर्म पे करेगा, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। अपने पर्सनल नेम में करेगा, ठीक है। अगर सिंगल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर अगर फर्म में है, द फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, द रिपोर्ट इज साइंड बाय हिज पर्सनल नेम, होगी तब भी पर्सनल नेम में ही, अपने सिंगल ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म, मगर इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म होगी, ठीक है। प्रॉब्लम ना है समझने में, सिंपल ही है वैसे, पर्सनल अपने सिग्नेचर को करेगा, मगर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा, ठीक है। द पार्टनर प्रोवाइड्स साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट आल्सो नीड्स टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर असाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया, दे आल्सो इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम व्हेनेवर एप्लीकेबल। बेसिकली मेंबरशिप नंबर एक मिलता है हर सीए को, उस मेंबरशिप नंबर को साइन करे, वो लिखेगा, मगर लिखेगा कौन, जो पर्सनल नेम में अपना कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, और फर्म का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी अपने सिग्नेचर ड्यूटी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट मैंने आपको बताया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। मैंने जो इंपॉर्टेंट और कोर स्टफ था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अज्यूमिंग आप रिवीजन कर रहे हो। यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया है, AFRF, AS इंडिया शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा चेंज कर रहा है तो FRF बोलेंगे, मगर अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है 3 चीज़, ये सब चीज़ें, तो उसे कंप्लाइंस बोलेंगे, ठीक है। एक बात आती है इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है AP, AE, IDT, ये भी मैंने नीरज अरोड़ा सर से पूछिए बोलो, ये नीरज अरोड़ा सर, ठीक है। तो ये उन्हीं की ट्रिक है, क्रेडिट्स टू हिम अगेन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं सब पढ़ा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी का 8 क्वेश्चन एज इट इज आप देखोगे ना, पूरा ही छाप रखा है मैंने, जो भी आपको थ्योरी बताया वो पूरा का पूरा छाप रखा है सीरियसली। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। इन पर्टिकुलर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर, क्या क्या इवैल्यूएट करेगा, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेटेड एंड अप्लाइज बाय AS1 में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, वो क्या ये एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगेन मैं बार-बार बोलूंगा, एप्रोप्रिएट है ये, अकाउंटिंग एस्टीमेट मेड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल, एस्टीमेट जो बना रहे हैं वो रीजनेबल भी है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन इज रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, रेलेवेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू इनेबल द इंटेंडेड यूजेज इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवन इन्फॉर्मेशन कन्वेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया जा रहा है क्या, इनेबल, ताकि जो हमारे क्या बोलते हैं यूजर्स हैं वो समझ पाएँ कि इसका मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट्स, और बेसिकली जो यूजर्स हैं वो समझ पाएँ कि उनको डिस्क्लोजर मिले, एडिक्वेट डिस्क्लोजर मिले,
जो इंटेंट करते हैं यूज़ करना उस इन्फॉर्मेशन को अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मटीरियल ट्रांजेक्शन है, उन सबका एडिक्वेट डिस्क्लोजर मिल रहा है। बेसिकली डिस्क्लोजर की बात हो रही है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंशियल इंक्लूडिंग टाइटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं टाइटल तक इंक्लूडिंग टाइटल हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो अप्रोप्रिएट है? तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगी। होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसए 700 एक आखिरी बारी बता देता हूँ। इसमें 2 चीज़ में कोर स्टफ है तुम्हारा, टाइप ऑफ ओपिनियन और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और इसमें अगर आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मेनली ये चीज़ आती हैं, और भी बहुत सारी आती हैं मगर ये कोर है। ऑडिटर का ओपिनियन, बेसिस फॉर ऑडिटर ओपिनियन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, AFRF मैंने आपको बताया, इंडिया एस फॉलो करती है शेड्यूल 3, और साथ में अगर वो चाहती है थोड़ा डेविएट भी कर सकती है उससे तो FRF बोलेंगे, मगर अगर वो बिल्कुल डेविएट नहीं कर सकती तो कंप्लाइंस है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, AFRF अगर इंडिया एस शेड्यूल 3 से फॉलो कर रही है ना तो कंप्लाइंस है, मगर अगर उसके साथ डेविएशन का भी ऑप्शन मिल रहा है, प्लस डेविएशन का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ये FRF है। इसमें सिर्फ डेविएशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी ये चीज़ दोनों को करना है। डेविएशन ऑब्वियसली इसी से होगा डेविएशन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये आपकी ट्रिक है AP APE AE IDT में एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कहाँ से, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज अपना होता है AP, ठीक है। फिर दूसरा अप्लाइड कंसिस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगेन फिर से बात करें तो फिर से AP हो गया। फिर दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बात करी थी हमने, तो वो AE हो गया। फिर I से इन्फॉर्मेशन हो गया अपना, ठीक है। IDT इनकम इंडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। D से आप डिस्क्लोजर के बारे में फिर से याद रख लेना, और T से टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, जरूरी नहीं है, अगर आप उससे याद नहीं होगा तो छोड़ सकते हो, बट मेन क्या है कि आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा दोस्त। THQ8 थ्योरी का 8 क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। थ्योरी का जो 8 क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एज इट इज में छाप रखा होगा पूरा, ठीक है। और यही आपको लिखना पड़ेगा। 6 पॉइंट्स बताए थे मैंने, AP AE IDT, T से टर्मिनोलॉजी, I से इन्फॉर्मेशन, कहाँ गया भाई इन्फॉर्मेशन, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, अच्छा ये D है ना डिस्क्लोजर, I से इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट AE के लिए, AP के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज फिर से AP के लिए, AP AE IDT, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे 700 मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया जितना मैं बता सकता था। बाकी थैंक यू एंड हाँ, क्रेडिट्स टू CA नीरज अरोड़ा सर, उनसे ही मैंने क्लासेस ली थी और मैं तो रिविजन वीडियो बना रहा हूँ बस।